हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा आदिल सर और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th रसायन शास्त्र के चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का सेकेंड लेक्चर। तो जिस बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है, मैं सबसे पहले कहूँगा वो फर्स्ट लेक्चर देखें, क्योंकि बिना फर्स्ट लेक्चर को समझे हुए आप सेकेंड लेक्चर में उतना मज़ा नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया हुआ है और ये सेकेंड लेक्चर के अंदर और भी मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर को बड़ी बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सो बच्चों, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं अणुओं के गुण। अणुओं के गुण, ओके, या फिर हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के गुण। अणुओं के गुण या पदार्थ के कणों के गुण, यानी हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, इंग्लिश में कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। एकदम अच्छे से पढ़ते रहना बच्चा लोग, ओके। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत पीछे आइडिया अच्छा खासा लिया था। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, अनगिनत मात्रा में ये सूक्ष्म कण है। ये बहुत ही सूक्ष्म कण है, यानी अगर इसको आप समझो तो इस सूक्ष्म कण का अगर आकार मैं आपको बताऊं तो मैं कहूँगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रम इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कितना कहते हैं? 1 एंगस्ट्रम, दैट इज 10⁻10 मीटर। अब ये कितनी छोटी आकार है, यानी ये कितना छोटा वैल्यू है। मैंने बोला कि ये जो कण है यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ ये इतना छोटा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो मैं आपको बताऊँगा 10⁻10 मीटर, इसका मतलब इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 10⁻10 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा मीटर, यानी 1 मीटर बाई 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी कि 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा। ये जो है 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा है। अब तुम सोचो 1 मीटर तुम्हारे पास इतना है, इसको 10 अरब हिस्से में बांटोगे तो कोई चीज़ कितना छोटा हो जाएगा। उतना छोटा ये कण है और ये वो कण है जिससे कोई पदार्थ बना होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ देख लेना। तो ये जो कण है ना, ये उतना छोटा, और इसी कण को हम लोग नाम देते हैं परमाणु, इंग्लिश में कहते हैं एटम। अब क्या होता है कि ये जो परमाणु है, ये जो एटम है, ये आपस में जुड़ते हैं। बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर बड़े कण का निर्माण करते हैं, बड़े कण का निर्माण करते हैं, ओके। और ये जो थोड़ा बड़े कण, अब ये उतना भी बड़ा नहीं है, ये परमाणु खुद उतना छोटा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा परमाणु जुड़ जाएंगे तो कितना ही बड़ा होगा, फिर भी आपको खुली आंख से नहीं दिखेगा, फिर भी वो बहुत ही छोटा है। तो इसको बच्चों जो हम लोग कहेंगे ना, इसको हम लोग अणु कहेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे मॉलिक्यूल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। अब फिर ये जब आपस में जुड़ता है तो पदार्थ का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। ये जो अणु जुड़ते हैं तो पदार्थ का निर्माण होता है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के ना 2 कण हैं, 2 सूक्ष्म कण हैं। एक देखो यहाँ पर, देखो इस पदार्थ में अगर इसको देखा, ये एज अ घर में कैसे बिल्डिंग में ईंटा की अरेंजमेंट है, वैसे किसी पदार्थ में ये अणुओं की अरेंजमेंट है। और अणु के अंदर देखोगे तो परमाणु दिखेगा। तो पदार्थ के अंदर जो अणु दिख रहा है उसमें ये परमाणु, तो पदार्थ के 2 कण हो गए, एक अणु और एक परमाणु। सबसे छोटा कण है परमाणु, उससे बड़ा कण है अणु। अब पदार्थ का भी 2 तरह का गुण होता है। पदार्थ का एक गुण होता है भौतिक गुण, एक गुण होता है रासायनिक गुण। एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। तो पदार्थ का ये दोनों गुण ना उसके दोनों कण पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ के भौतिक गुण की बात करें, जैसे पदार्थ की अवस्था क्या है, ठीक है, पदार्थ देखने में कैसा है, समझे कि नहीं, तो ये सब भौतिक गुण होता है। तो ये जो भौतिक गुण है ना पदार्थ का, वो निर्भर करता है पदार्थ के अणु की सजावट पे। पदार्थ के अंदर उसके अणु की संरचना कैसी है, उसके जो अणु हैं वो किस तरह से सजे हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिर अगर हम लोग देखेंगे पदार्थ का रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण का मतलब क्या है? रासायनिक गुण का मतलब कि वो पदार्थ अगर किसी दूसरे पदार्थ से अगर अभिक्रिया करेगा तो कैसा पदार्थ बना सकता है, यानी किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने वाला जो गुण होता है, रिएक्शन करने वाला जो गुण होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। तो पदार्थ का जो रासायनिक गुण होता है वो डिपेंड करता है उसके परमाणु की संरचना पे। तो जब हम लोग पदार्थ का भौतिक यानी पदार्थ का वर्गीकरण किए थे, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर में, तो वर्गीकरण में हमने देखा था पदार्थ को 2 आधार पे बांटा था, एक भौतिक गुण के आधार पे, एक रासायनिक गुण के आधार पे। तो भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ के 3 अवस्था मुख्य निकल कर आए थे, ठोस, द्रव, गैस
दो और था, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये ठोस द्रव गैस पदार्थ की भौतिक अवस्था है, पदार्थ का ये भौतिक गुण है। तो भाई कहीं ना कहीं वो किस पे डिपेंड करेगा, अणु के संरचना पे। और फर्स्ट चैप्टर में हमें पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पढ़नी है, यानी हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे आसपास पदार्थ जो चैप्टर है इसके अंदर में ठोस द्रव गुण प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को ही पढ़ना है, उसके भौतिक गुणों को ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें पदार्थ के अणुओं के गुण को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो अणु के गुण पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पर तो हम लोग चलेंगे ही, थोड़ा पेशेंस रखें, ओके। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि जो पदार्थ के जो कण हैं, मैं अब जो कण बोल रहा हूं तो सिंपल अणु समझो, ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत 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 छोटे होते हैं, खुली आंख से भी नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोप से भी आपको नहीं दिखेंगे, इतने छोटे होते हैं ये पदार्थ के कण, ठीक है। अब इसको तुम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से भी समझ सकते हो। कैसे समझोगे, चलो मैं आपको बताता हूं। अब क्या करो कि यहां पर 5 बीकर ले लो, ओके, 5 बीकर ले लो, 2, ठीक है, 3, 4 हो गया, ठीक है, ये 5 बीकर ले लो। अब ये पांचों बीकर के अंदर आपको क्या करना है, 5 बीकर है, मैं ऐसा करता हूं ना कि पहले 4 बीकर में मैं पानी रख लेता हूं, वाटर, क्या रख लेता हूं भाई, वाटर, पानी। ये पांचों बीकर में हमने रखा हुआ है पानी, ओके, यहाँ पानी रखा हुआ है। और एक और बीकर लेते हैं, ओके, यहाँ। अब इस बीकर के अंदर क्या करना है, इसमें 90 ml जो है आप पानी ले लो, या फिर 90 ml नहीं, 100 ml, 100 ml एक और बीकर हमने एक्स्ट्रा लिया है, इस बीकर के अंदर 100 ml आप पानी ले लो। इसमें क्या करो, 2 या 3, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, ध्यान से समझना बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का 2-4 रवा रख दो, 2-4 क्रिस्टल इस 100 ml पानी के अंदर रख दो, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या रख दो, 2-4 पोटेशियम परमैंगनेट का रवा, बस 2-4 रखो। और ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, ये थोड़ा सा यानी कि पिंक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, पिंक ब्राउन कलर का पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है। अब ये में ठोस अवस्था में हम लोग रख रहे हैं, तो जैसे ही इसमें पोटेशियम परमैंगनेट रखोगे, ठीक है, 2-4, तो क्या होगा कि धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट जो है अपना कलर छोड़ने लगेगा इसके अंदर, यानी कि ये पूरा से एक मतलब विलियन बन गया, कलरफुल विलियन बन गया, रंगीन विलियन बन गया। कैसा बनेगा, कौन सा कलर का, किस रंग का विलियन बनेगा, पिंक कलर का, ठीक है। तो पिंक यानी कलर का ये विलियन तैयार हो गया, ओके। अब ये जो विलियन तैयार हो गया ये पूरे से पिंक होगा, पूरे से हार्ड पिंक है, समझे। अब क्या करना आपको, इसमें 90 ml पानी है, अब इसमें से 10 ml जो हमारा पिंक कलर वाला जो पानी है इसमें 10 ml रख दो, ठीक है। तुम देखोगे कि इस पानी को भी देखोगे कि ये भी पिंक हो गया, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा पिंक था, ये थोड़ा कम गाढ़ा पिंक होगा, ओके। उसके बाद तुम इसमें से फिर 10 ml, ये 90 ml तुम्हारा पानी, इसमें फिर 10 ml तुम पानी रख, यानी इसका पानी रख दोगे, तो तुम देखोगे कि ये भी पिंक हो गया, लेकिन इससे थोड़ा कम पिंक होगा। फिर उसी तरह से इसमें तुम 90 ml पानी और 10 ml इसमें से उठाकर इसमें रख दो, तो ये भी थोड़ा पिंक हो जाएगा, लेकिन इससे भी कम पिंक रहेगा, इससे कम पिंक हो जाएगा, थोड़ा लाइट पिंक रहेगा। ऐसे करते करते तुम जब यहाँ 90 ml पानी में भी तुम थोड़ा सा रखोगे 10 ml इस वाले का पिंक वाला पानी, तो क्या होगा, ये भी पिंक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लाइट, बहुत ही कम पिंक रहेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो तुमने 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट का जो इसमें रवा रखा था तुमने, वो रवा काफी है इस पूरे पानी को पिंक करने के लिए, इस पूरे पानी को पिंक करने के लिए, इसको यानी ये इतने पानी को इसने पिंक कर दिया। इसे क्या समझ में आ रहा है कि 2 या 3 रवा लिया जाए पोटेशियम परमैंगनेट का, तो इतनी बड़ी पानी के आयतन को वो पिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 या 3 रवा के अंदर जो इसके जो कण है पोटेशियम परमैंगनेट के, यानी अणु है, वो बड़ी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके कण है उसके अंदर, यानी मिलियन यानी लाखों लाखों करोड़ों कण है इतने से रवे के अंदर। तो इससे समझ में आता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं यानी अणु, वो अत्यंत छोटे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से यही समझ में आया कि वो जो कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। एक बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि पदार्थ के जो अणु हैं, ये जो पदार्थ के जो अणु है यानी मॉलिक्यूल, अब है अणु के गुण पे भी बात कर रहे हैं, यानी एक तरह से हम लोग अणु की ही विशेषता समझ रहे हैं। अगर मैंने ये भी बात बताया तो क्या हुआ, अणु की विशेषता ही ना बताया मैंने आपको। क्या मैंने बोला कि जो पोटेशियम परमैंगनेट पदार्थ है इसके 2 या 3 रवा
काफ़ी थे इस पूरे पानी को पिंक करने के लिए। हाँ, उसके पिंक की जो मात्रा थी वो थोड़ी घटती चली गई, लेकिन सारे पानी को तो पिंक किया ना। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया उसके छोटे से रवे के अंदर बड़ी मात्रा में कण है, इसमें भी वो पूरा कण मिक्स हो गया, फिर उठा के रखी इसमें, इसको भी पूरा मतलब कि पिंक कर दिया। तो दो टुकड़े के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कण है, लाखों की मात्रा में कण है। तो कण बहुत सूक्ष्म है, इतने बड़े में लाखों कण आ रहे, मतलब कण काफी छोटा है, समझे कि नहीं। दूसरा, तो ये भी एक कण का यानी अणु का गुण ही हुआ। दूसरा गुण कि पदार्थ के अणु के बीच में, पदार्थ के अणुओं के बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। इस बात को भी मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा कि जो पदार्थ के अणु होते हैं उस अणु के बीच में भी रिक्त स्थान मौजूद हो सकता है। हाँ, अगर ये ठोस पदार्थ है तो इसके अणु के बीच में उतना ज्यादा रिक्त स्थान नहीं होगा, यानी इसके जो अणु होते, जो ठोस पदार्थ होते, उसके जो अणु होते आपस में काफी मजबूती से चिपके होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस पदार्थ के अणु की सजावट ऐसी होती है, ठीक है, यानी तुम समझो तो ऐसी होती है। ये ठोस पदार्थ के अणु की सजावट है। ये किसके अणु की सजावट है? ठोस पदार्थ के अणु की सजावट है। अगर तुम द्रव के अणु की सजावट देखोगे तो द्रव के अणु की सजावट ऐसी होती है, और गैस के अणु की सजावट देखोगे तो गैस के अणु की सजावट ऐसी होती है। तो कहीं ना कहीं जो पदार्थ ठोस पदार्थ होता है उसके अणु की सजावट ऐसी होती है, यानी ठोस पदार्थ के अणु आपस में काफी मजबूती से जकड़े होते हैं। द्रव पदार्थ के अणु की सजावट ऐसी होती है, द्रव पदार्थ के जो अणु है उनके बीच में थोड़ी गैप होती है, और जो गैस पदार्थ है उसके अणुओं के बीच में थोड़ी ज्यादा गैप होती है, लेकिन गैप तो है। तो अब इस चीज को कैसे प्रमाणित किया जाएगा, इसको हम कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पदार्थ के अणुओं के बीच भी रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। तो इसके लिए आइए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया एक बीकर, इसके अंदर हमने रख दिया पानी, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या रख दिया? पानी। और फिर मैंने थोड़ा सा रख दिया इसके अंदर चीनी। क्या रख दिया? पानी और चीनी। अब इसको अच्छे से आप मिलाते रहो। एक कप ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर पानी रखो, चीनी रखो, और खूब अच्छे से मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। अब क्या देखोगे? अब देखोगे कि जो चीनी है वो पानी के अंदर गायब हो गया, और साथ साथ अगर आपने चीनी रखा, चीनी पानी के अंदर गायब हो गया, तो पानी का स्तर भी नहीं उठेगा। पानी का पहले जितना स्तर था, जितना लेवल था, चीनी घुलने के बाद भी पानी का स्तर उतना ही बरकरार है। अगर चीनी यहां पर गायब हो गया और पानी के स्तर को बढ़ाया भी नहीं, इसका मतलब है कि चीनी गया कहां? कहीं तो गया होगा। तो अब मैं बताता हूं क्या हुआ कि देखो, ये पानी के अणु की सजावट है, ये पानी के अणु की सजावट है। अब जैसे चीनी आपने घोला तो चीनी क्या किया? चीनी के जो कण है यानी चीनी के जो अणु है पानी के अणुओं के बीच में जाकर जो खाली जगह उसमें सेट हो गया। यानी जो चीनी के जो कण है, चीनी के जो अणु है, पानी के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है वहां पर जाकर क्या हो गया? सेट हो गया। इसीलिए पानी के आयतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो इस वाले एग्जाम्पल से साबित होता है कि जो पदार्थ के अणुओं के बीच में गैप होती है। देखो, पानी रखा, पानी में चीनी घोला, हुआ क्या भाई कि पानी का स्तर भी न बढ़ा और चीनी गायब हो गया, घुल गया। तो चीनी गया कहाँ भाई? तो हुआ क्या कि जो पानी के अणु थे उनके बीच में गैप्स थी। तो क्या हुआ? चीनी के जो अणु थे पानी के अणु के गैप्स के बीच में जाकर क्या हुआ? सेटेड हो गया। तो इससे प्रमाणित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच भी रिक्त स्थान होता है। तो ये भी क्या हुआ? अणुओं के ही गुण हुए। तो अणु का भी मैंने आपको दो गुण बता दिया। एक गुण तो ये बता दिया कि जो अणु क्या, पदार्थ के कण, छोटे से पदार्थ के छोटे से टुकड़े में पदार्थ की लाखों, यानी जो कणों की जो मात्रा होती है लाखों में होती है, अणुओं की मात्रा लाखों में होती है, और अणुओं के बीच में गैप्स होती है, ठीक है। उसको इस एग्जाम्पल से समझेंगे। और जो अणुओं के बीच में गैप होती है उस गैप को, यानी जो रिक्त स्थान होती है, उसको भी नाम दिया जाता है। ये जो अणु के बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको अंतराणुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतराणुक स्थान कहते हैं, ठीक है। इसको कोई किताब ऐसे भी लिखता है, अंतराणुक स्थान भी लिखता है, लेकिन मैंने अंतराणुक स्थान लिखा है तो ये भी सही है। इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो पदार्थ के अणुओं के बीच जो स्पेस होती है, पदार्थ के अणु के बीच जो खाली स्थान होता है, उसको अंतराणुक स्थान कहते हैं। और इसको समझाने के लिए हम इस एग्जाम्पल की सहायता ले सकते हैं। छोटे से पदार्थ के टुकड़े में बड़ी मात्रा में अणु होते, बड़ी मात्रा में कण होते, उसको इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो पदार्थ के अणु होते, जो पदार्थ के अणु होते हैं, वो अणु एक दूसरे पर बल लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पदार्थ के अणु, अगर ठोस पदार्थ के अणु हैं, ठोस पदार्थ के अणु हैं, तो वो भी अणु एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। द्रव पदार्थ के जो अणु है वो भी एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। गैस पदार्थ के जो अणु वो भी एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, खिंचाव बल लगा रहे हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को खींचते, एक दूसरे पे बल लगाते हैं।
अब लोग सर इसको कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिया एक ठोस, ठीक है, जैसे कि मैंने चौक ले लिया, ओके, फिर मैंने एक तरफ ले लिया आपको लोहे का कील ले लिया, ओके, और एक तरफ मैंने कोई नॉर्मल सा पदार्थ ले लिया, जैसे कि कह लो मैंने ले लिया, ठीक है, दो ही पदार्थ लो, ओके, एक ले लिया मैंने चौक और एक मैंने ले लिया क्या, लोहे का कील, और एक पदार्थ कोई और दो, जैसे कि मैंने ले लिया स्पंज, ठीक, 3 पदार्थ ले लिया। अब क्या करना है आपको कि पहले आपको चौक पर मारना है, तो चौक क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्पंज को खींचना है, स्पंज और आसानी से टूट जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लोहे के कील पर मारना है, लेकिन लोहे का कील नहीं टूटेगा आपसे, बात समझ नहीं, मारने से नहीं टूटेगा। क्या हुआ कि जो लोहे के कील क्यों नहीं टूट रहे, क्योंकि जो लोहे के जो कील के जो अणु हैं एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़ के रखे हुए हैं, आपके बल लगाने से वो अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो रही, इसलिए पदार्थ नहीं टूट रहा है, बस में आ रहा है कि नहीं। लेकिन उसी जगह चौक जो है, चौक पे मारा वो टूट गया, क्योंकि चौक के भी अणु एक दूसरे पे बल लगा के खींच रहे हैं, लेकिन उसके बीच जो बल लग रहा है वो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं लग रहा है, बस समझे कि नहीं, इसलिए वो आसानी से टूट गया। अब जैसे कि तुम पानी, जैसे कि तुम्हारा हवा है, हवा को तुम ऐसे मारोगे, हाथ से ऐसे मारो हवा में, तो भाई हाथ तो हवा को काटते हुए आ गया। इसका क्या मतलब है कि हवा के अणु के बीच ज्यादा स्थान है, हवा के अणु के बीच ज्यादा स्थान है, उसके अणु के बीच में बल कम लग रहा है, इसलिए हवा को आप काटते हुए आ जा रहे हो, बस समझे कि नहीं। वही तुम पानी पर हाथ ऐसे मारो, पानी के अंदर हाथ ऐसे ले जाओ, आपका हाथ पानी को भी काटते हुए आगे चला जाता है। क्यों, क्योंकि पानी के अणु एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, लेकिन उसके बीच स्थान थोड़ा ज्यादा है, तो उतना भी ज्यादा बल नहीं लग रहा, पानी के जो अणु है उसके बीच उतना ज्यादा आकर्षण बल, उतना ज्यादा खिंचाव बल नहीं लग रहा है, इसलिए आप उनके बीच के बल को तोड़ते हुए आगे निकल जा रहे हो। लेकिन उसी जगह ईंटा पे हाथ मारो, आपके हाथ को चोट लगेगा, क्योंकि ईंटा के जो कण है, अणु, वो एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़ के रखे हुआ, आपके उस बल से वो टूट नहीं रहा है, बात समझे कि नहीं। तो इससे साबित होता है कि जो पदार्थ के जो कण हैं, अणु हैं, वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, खिंचाव बल लगाते हैं, और पदार्थ के जो अणु खिंचाव बल लगाते हैं, उस खिंचाव बल का भी नाम है अंतराणुक आकर्षण बल। क्या कहते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है उस बल को कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो हमें बहुत सारे पॉइंट जाना है, अब एक और पॉइंट जान लेते हैं, लास्ट पॉइंट ये है, 2 पॉइंट और, जिसको समझने के बाद फिर हम लोग थर्ड लेक्चर लेंगे, और थर्ड लेक्चर काफ़ी बवाल जाने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है यार, दिमाग में रखना है, एक एक जो बात मैं बता रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करके रखना, जितना अच्छे से सेट करके रखोगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आप मेरे साथ जुड़कर एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो तो भैया मैं केमिस्ट्री में आपको सच बोल रहा हूँ भाई, एकदम बवाल स्टूडेंट बना दूंगा, एकदम बवाल। धीरे धीरे जो केमिस्ट्री का सफ़र आगे बढ़ेगा ना, क्या गजब मज़ा आने वाला भाई, अलग लेवल पे मज़ा आने वाला। सो जुड़ कर पढ़ते रहना, मेरे सेंस को समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, सारे लेक्चर की बातों को कनेक्ट किया करो, यही होता है पढ़ने का तरीका। सो आगे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला पॉइंट ये कि जो पदार्थ के जो कण हैं, दैट इज अणु, वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के अणु जो है वो गतिशील होते हैं, गति करते हैं। पदार्थ के अणु में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, पदार्थ के अणु में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, यानी वो गतिशील होते हैं। अब बोले सर ये जो ठोस के अणु हैं ये कैसे गति करते होंगे, बिल्कुल ये गति नहीं करते हैं, लेकिन पदार्थ के जो ये ठोस पदार्थ के जो अणु हैं ये अपने ही स्थान पे वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं। तो ठोस पदार्थ के जो अणु है वो गतिशील होने की कोशिश करता है, लेकिन गतिशील नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो लग रहा है बहुत ज्यादा लग रहा है। ये जो अंतराणुओं का आकर्षण बल है इसके अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा लग रहा है, जिस वजह से वो अणु फ्री नहीं हो पा रहे, तो अपने स्थान पर कंपन करते हैं। याद रखिएगा, अंतराणु का स्थान बहुत कम, अंतराणु का आकर्षण बल बहुत ज्यादा। अंतराणु का स्थान थोड़ा कम है ना, तो यहाँ थोड़ी अंतराणु का स्थान थोड़ा ज्यादा तो बल थोड़ा कम, अंतराणु का स्थान और ज्यादा बल और कम। तो यहाँ पर बहुत कम अंतराणु का स्थान, बहुत ज्यादा अंतराणु आकर्षण बल। यहाँ पे थोड़ा अंतराणु का स्थान ज्यादा, अंतराणु आकर्षण बल थोड़ा कम, ज्यादा अंतराणु का स्थान, अंतराणु आकर्षण बल बहुत कम हो गया। तो भैया ठोस के अणुओं के बीच में भी, ठोस के अणु भी गतिशील होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारा बल बहुत ज्यादा लग रहा है, अंतराणु का आकर्षण बल तो गति नहीं कर पाता, अपने स्थान पर कंपन करता रहता है। फिर जो अगर आप देखोगे द्रव के जो अणु है वो गतिशील है। देखो तुम किसी टेबल पे पानी रख दो तो भैया पानी मूव करके इधर उधर चला जाता है ना, क्यों चला जाता है, क्योंकि द्रव के अणु में गति ज़्यादा है, उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, वो गतिशील ज़्यादा है। फिर गैस को तुम कहीं पे छोड़ दो, गैस हर जगह फैल जाएगा, क्यों, क्योंकि गैस के अणु गतिशील है, इस वजह से
किसी कमरे के एक कोना में आप क्या करो कि जो अगरबत्ती है उसको जला के रख दो, और फिर तुम दूसरे जगह पर चले जाओ, क्या देखोगे भाई कि अगरबत्ती की खुशबू वहां तक पहुंच गई। कैसे पहुंची? क्योंकि उस वहां से जो गैस खुशबू निकल रही है वो क्या है, गति, उसके अणु गतिशील है, अणु गति करते करते हर जगह पे चले जा रहे हैं, खुशबू हर जगह पे चली जा रही है। तो इससे भी साबित होता है कि गैस के अणुओं में गति पाई जाती है। उसके बाद हम आपको लास्ट पॉइंट बताते हैं, बड़ी गजब का पॉइंट बताते हैं कि भैया अगर आप किसी पदार्थ को, ये लास्ट बात है भाई, किसी भी पदार्थ को अगर आप गर्म करते हो, चाहे ठोस को, चाहे द्रव को, चाहे गैस को, तो अगर किसी पदार्थ को अगर गर्म करते हो तो जो उसको उष्मा ऊर्जा आप देते हो, जैसे इस पदार्थ को मैंने गर्म किया, इसको मैं क्या दे रहा हूँ, उष्मा ऊर्जा दे रहा हूँ। तो इस पदार्थ को जो गर्म करके उष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, तो क्या होता है कि वो पदार्थ के अणु जो है उस उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये जो आप गर्म कर रहे हो, जो इसको हीट दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो, ये पदार्थ के अणु उस उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि ये जो कण है, अणु, अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने लगता है। नॉर्मली क्या था, वो अपनी जगह पे जकड़ के रखा हुआ है, अंतराणु आकर्षण बल काफी ज्यादा उच्च है, स्थान बहुत कम है अंतराणु का स्थान, तो वो कंपन ही कर सकता है, वही मारिएगा तो कंपन करेगा। तो क्या हुआ, आप उसको गर्म कीजिएगा, तो गर्म करने पे क्या होगा कि उसकी जो कण की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने लगेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते उसके कंपन करने की जो दर वो बढ़ने लगेगी कणों की। और एक टाइम आएगा कि ज्यादा उसको जितना गतिज ऊर्जा चाहिए, जितना उष्मा ऊर्जा चाहिए अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा, तो उतनी उष्मा ऊर्जा को जब वो अवशोषित कर लेता है तो अपनी गतिज ऊर्जा को काफी बढ़ा लेता है। फलस्वरूप क्या होता है कि इसके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। बात समझ आ रहा है? वो आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और अणु उस बल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, और अणु के बीच का स्थान बढ़ जाती है। और अणु के बीच का स्थान बढ़ जाता है तो अणु के बीच का स्थान बढ़ने के बाद अणु की सजावट ऐसी हो जाती है, फलस्वरूप क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल गई, अब पदार्थ ठोस से द्रव में चला गया। अब फिर क्या कीजिएगा कि अब उस द्रव को गर्म कीजिएगा, तो फिर वो द्रव, अब तो द्रव में चला गया, फिर भी आप गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब वो द्रव के अणु फिर उस उष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और फिर अपनी गतिज ऊर्जा को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ाते 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 वो जो गतिज ऊर्जा काफी बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने बीच जो, अब इसके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो तो थोड़ा ऑलरेडी कमजोर लग रहा है, कम लग रहा है अंतराणु का आकर्षण बल, अब वो गतिज ऊर्जा काफी और बढ़ जाएगा। अभी भी गर्म करोगे तो क्या होगा, अब वो अपने बीच द्रव के अणु के बीच जो अब जो अंतराणु आकर्षण बल लग रहा है वो तो ऑलरेडी कम लग रहा है क्योंकि स्थान थोड़ा ज्यादा है। अब क्या होगा कि ज्यादा गतिज ऊर्जा हो गया, और भी गर्म कर रहे हो, तो वो उस बल को भी तोड़कर और अपनी अणु जो है अपने बीच के स्थान को बढ़ा लेता है, और फलस्वरूप क्या होता है, गैस वाले अणु की सजावट में चला जाता है, और फलस्वरूप वो पदार्थ गैस में तब्दील हो जाता है। बस में आ रहा है, जैसे कि तुम पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी को गर्म कर रहे हो, क्या हो रहा है भाई, लगातार आप उष्मा ऊर्जा दे रहे हो, पानी के अणु अवशोषित कर रहे हो उष्मा ऊर्जा को, अणु अवशोषित करते 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 अपना गतिज ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते बीच में लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल को कमजोर करके उस बल से बाहर निकल के स्थान बढ़ा लिया। अब वो इवोपरेट हो रहा है, मतलब वेपराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है उस पानी का। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो पानी गैस के रूप में तब्दील होने लगा, वेपर के रूप में तब्दील होने लगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्थान अणु का बढ़ गया। तो भैया ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं आपको ठोस द्रव गैस नहीं पढ़ाया हो भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ाया हो ठोस द्रव गैस, ये तो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठोस द्रव गैस को काफी डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ आपको एक पदार्थ को पदार्थ का जो अवस्था बदलता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर द्रव, फिर द्रव से फिर ठोस, फिर ठोस से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट ठोस, एंड इसके अंदर बहुत सारा डेली लाइफ के एप्लीकेशंस को मैं ऐड करूंगा। डेली लाइफ में उन सभी चीज का एप्लीकेशन दिखाऊंगा, उपयोग दिखाऊंगा, और काफी मजा आने वाला है। तो चलो इसको एक बार और रिकैप करता हूं, ध्यान से समझो। अणुओं के कुछ गुण हैं कि अणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण, समझे, बहुत सूक्ष्म होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, मैं परमाणु पे डिस्कस नहीं कर रहा, पदार्थ की भौतिक अवस्था पढ़ना, तो अणु पे बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल ये वाला दिया था, ठीक है, रिवाइंड करके आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद जो पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच में स्थान होता है, जिसको हम लोग अंतराणु का स्थान बोलते हैं, जिसको आप इस वाले एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ लेना। फिर पदार्थ के जो अणु हैं उनके बीच आकर्षण बल भी लगता है, ठीक है, जिसको अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब उस बल को समझना है तो मैंने भी इसके लिए एग्जांपल दिया, उससे आप समझ लोगे। पदार्थ के अणु गतिशील होते हैं, पदार्थ के अणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जिससे कि आप किसी, एक एग्जांपल दिया था मैंने कि आप कहीं पर एक अगरबत्ती जला के रख दो तो उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है, क्योंकि उसकी खुशबू के जो कण होते हैं, यानी गैस के जो कण होते हैं, वो गतिशील होते हैं। पानी को कहीं पर रख दो तो इधर उधर चला जाता है, क्यों चला गया, क्योंकि उसके कण चले गए। बस समझ में कि नहीं। और फिर जो किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो भाई वो उष्मा ऊर्जा जाती कहाँ है, कहने कि उस पदार्थ के अणु उस ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाकर अपने बीच के आकर्षण बल को कमजोर करके फिर अपने स्थान बढ़ाकर अवस्था परिवर्तन कर लेता है। तो इतनी चीजें हैं। सो
जुड़े रहिए। अभी तो भाई शुरुआत है, आगे बहुत मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, खतरनाक लेवल पे मज़ा आने वाला है। सो पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, और अगर पढ़ाई पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं, और सभी लोग एक फैमिली बनाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।